हेलो दोस्तों, यूपी पीसीएस प्री की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस वीडियो सीरीज़ के अंतर्गत हम सभी हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है जो पिछले 10 सालों में पूछे जा चुके हैं, सभी का रिवीजन कर रहे हैं। इसी क्रम में ये हमारी आज की वीडियो है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या कह रहा है? स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। आपको स्टेटमेंट पढ़ना है और उसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। स्टेटमेंट क्या दिया है? कथन दिया है मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। अच्छा, ये सही बात है। कारण, इसका रीज़न क्या दिया है? वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। तो ये कोई रीज़न नहीं हुआ है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं क्योंकि उसके कुछ साक्ष्य मिलते हैं खुदाई के दौरान, लेकिन रियल टाइम में ये सिटीज़ एग्जिस्ट नहीं करता। तो पहला तो सही है कि इसका कथन, लेकिन इसका ये कारण नहीं है क्योंकि वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो स्टेटमेंट है और उसका रीज़न दोनों सही है, लेकिन किंतु जो रीज़न है स्टेटमेंट का सही स्पष्टीकरण नहीं है, राइट। इसके अलावा जो मोहनजोदड़ो है ये किस नदी के किनारे स्थित था? ये था सिंधु नदी के किनारे। और जो हड़प्पा था ये था रावी नदी के किनारे, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थीं। आपको बताना है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के साक्ष्य मिले हैं वो किन किन नदियों के किनारे मिले हैं। ऑप्शंस में क्या है? ऑप्शन ए 1 और 2, 1 2 3, 2 3 और 4 या चारों। तो क्या है? पहला है सिंधु। हाँ, सिंधु नदी के किनारे जो मोहनजोदड़ो साइट है ये मिली है। चिनाब नदी के किनारे भी है। इसका पुराना नाम क्या है? आस्किनी। कौन सी नदी? आस्किनी। और जो झेलम है इसको बोलते हैं वितस्ता। और गंगा तो गंगा को गंगा ही। तो पूछ क्या रहा है? कौन सी साइट? तो 1 2 और 3 जो सिंधु, चिनाब और झेलम नदियाँ थीं, इन नदियों के किनारे जो सिंधु घाटी की सभ्यता की जो जितने भी साइट्स प्राप्त हुए हैं, जो नगर प्राप्त हुए हैं, इस नदियों के किनारे ही बसे हुए थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? 1 2 एंड 3, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है। पुराणों की संख्या कितनी है? जो शास्त्र में पुराणों की संख्या दी गई है वो कितनी है? तो देखिए, जो पुराण है, पुराणों की संख्या टोटल 18 मानी गई है। कितनी? जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी 18। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। जैसे कि शिव महापुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्म गरुड़ पुराण इत्यादि। प्लस जो उपनिषद हैं, उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषदों की संख्या है 108। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। और टोटल वेद कितने हैं? ये 4। ये तो सबको पता है। इसमें से एक उपनिषद है, क्या? मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद। इसमें जो सूत्र वाक्य है सत्यमेव जयते, ये इसी उपनिषद से लिया गया है। ये क्वेश्चन पूछता है। प्लस जो कठोपनिषद है, एक और उपनिषद है कठोपनिषद। इसमें क्या दिया गया है? इसमें यमदेव और नचिकेता, इन दोनों के बीच में जो डिस्कशन हुआ है उसका वर्णन किया गया है, राइट। तो ये हो गया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? पुराणों के अकॉर्डिंग चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान था। बताइए, पुराणों के अकॉर्डिंग जो चंद्रवंशीय शासक थे उनका मूल स्थान क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिष्ठानपुर। प्रतिष्ठानपुर। और जो जैसे चंद्रवंशी शासक वैसे सूर्यवंशी शासक जो अयोध्या के थे, जिसमें भगवान राम ने जन्म लिया था, वो सूर्यवंशी शासक थे। और जो चंद्रवंशी शासक थे वो प्रतिष्ठानपुर के थे, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के आसपास का रीजन पड़ता था, राइट। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे। आपको बताना है जो दिया है उसमें से कौन सा रीज़न था जिससे बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ दुनिया में। क्या है? पहला दिया है धर्म की सादगी। अच्छा, दूसरा क्या है? दलितों के लिए विशेष अपील। ओके, नेक्स्ट क्या दिया है? नेक्स्ट दिया है धर्म की मिशनरी भावना। अच्छा, नेक्स्ट स्थानीय भाषा का प्रयोग।
और पांचवा क्या दिया, दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता। इसमें से बताना कौन से जो कारण है बौद्ध धर्म के विस्तार के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। तो देखिए जो पहला है धर्म की सादगी, हाँ ये सही है। दलितों के लिए विशेष अपील, ये भी ठीक है। धर्म की मिशनरी भावना, हाँ ये भी बिल्कुल सही है। जैसे क्रिश्चियन लोग अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, वैसे बौद्ध धर्म में भी आप सभी ने पढ़ा होगा, जो अशोक था, सम्राट अशोक, इसने बौद्ध धर्म का बहुत ज़्यादा प्रचार किया था। इसने अपनी पुत्री को श्रीलंका, जो उसकी पुत्री थी संघमित्रा और महेंद्र को श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। तो ये भी तो सही है। स्थानीय भाषा का प्रयोग, जो बौद्ध धर्म की शिक्षाएं हैं उनका संकलन पाली भाषा में यानी कि लोकल भाषा में किया गया है। नेक्स्ट क्या है, लास्ट वाला है दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता। नहीं, ये वैदिक भावना टोटली इसके विपरीत थी, तो ये पांचवा गलत हो जाएगा, बाकी चार सही हैं। यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 एंड 4, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था। आपको बताना है जो उज्जैन है वर्तमान में एमपी का, उसका प्राचीन काल में क्या नाम हुआ करता था। ऑप्शन है तक्षशिला, अवंतिका, इंद्रप्रस्थ या फिर उक्त में से कोई नहीं, बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अवंतिका। उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या है, अवंतिका, राइट। साथ ही कमेंट सेक्शन में आप बताइए कन्नौज का पुराना नाम क्या है, कन्नौज। कमेंट में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ है। आपको बताना है अशोक, सम्राट अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ कौन सा है। ऑप्शन ए है लौरी, नंदनगढ़ का स्तंभ या फिर सांची का स्तंभ, सारनाथ का स्तंभ या कौशाम्बी का स्तंभ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या नाम है, लौरिया नंदनगढ़ का। ये कहाँ पे पड़ता है, ये बिहार के चंपारण में पड़ता है। स्तंभ कहाँ पे है, बिहार के चंपारण में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, पत्थर का प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे। पत्थर पे लिखे हुए प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे। एक चीज़ याद रखिए, भाषा कह रहा है, लिपि नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राकृत भाषा है, भाषा। और जो ये ब्राह्मी दिया है ऑप्शन डी में, ये एक स्क्रिप्ट है, मतलब लिखने की एक शैली है ब्राह्मी। फिलहाल इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। भारत में पाए गए प्राचीनतम शिलालेख प्राकृत भाषा के हैं, राइट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, निम्नलिखित स्थानों में से किस एक में राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर स्थित है, बताइए। ऑप्शन से, ऑप्शन ए औरंगाबाद महाराष्ट्र, ऑप्शन बी नासिक, ऑप्शन सी ग्वालियर या फिर ऑप्शन डी गोलकुंडा जो कि आंध्रा में पड़ता है, बताइए। राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा की पहाड़ियाँ, यानी कि ये डायरेक्टली पूछ रहा है एलोरा की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एलोरा की पहाड़ियाँ महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में स्थित हैं। अच्छा, एलोरा की पहाड़ियों का निर्माण किसने कराया था, ये तो दे दिया, राष्ट्रकूटों ने। राष्ट्रकूट वंश का एक शासक था, नाम क्या था, कृष्ण फर्स्ट। नाम क्या था, कृष्ण फर्स्ट। कृष्ण फर्स्ट ने एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर का निर्माण कराया था, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, संगीत यंत्र जो तबला है इसका प्रचलन किसने किया। आपके ऑप्शन से, ऑप्शन ए आदिल शाह ने, ऑप्शन बी अमीर खुसरो ने, सी तानसेन ने या फिर बैजू बावरा ने, बताइए। तबला का प्रचलन किसने किया है, या फिर यूँ कहें कि तबला का आविष्कार किसने किया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमीर खुसरो ने। इनको खड़ी बोली का जनक भी माना जाता है। इसके अलावा जो तबला है, तबला के अलावा इन्होंने सितार का भी आविष्कार किया था। क्या, सितार, राइट। यदि एग्जाम में पूछ दे कि जाकिर हुसैन का संबंध किस फील्ड से है, तो जाकिर हुसैन एक प्रसिद्ध तबला वादक थे। ये तो हो गया जाकिर हुसैन। अगर ये कह दे कि एम एफ हुसैन,
MF हुसैन। इनका संबंध किससे है? इनका संबंध है चित्रकारी से, यानी कि पेंटिंग से। इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछे। ये कथन किसका है? यानी ये किसने बोला था कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति का धर्म, संप्रदाय या फिर जाति नहीं पूछनी चाहिए। ये वाक्य था, वाक्य किसका था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो भक्ति काल के महान संत हुए थे, संत रामानंद जी, इनके कुल 12 शिष्य माने जाते हैं, जिनमें कबीर, रैदास, सेन, नाई इत्यादि शामिल हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है तानसेन, बैजू बावरा और गोपाल नायक जैसे संगीतज्ञों ने स्वामी हरिदास से प्रशिक्षण प्राप्त किया था। तो पूछ रहा है स्वामी हरिदास के अनुयायियों ने कितने संगीत अर्चना केंद्र स्थापित किए थे? बताइए। जो स्वामी हरिदास थे, जो कि तानसेन, महान गायक तानसेन के गुरु माने जाते हैं, इनके अनुयायियों ने कुल कितने संगीत अर्चना केंद्र स्थापित किए थे भारत में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुल 5। हरिदास संप्रदाय के अर्चना केंद्रों की संख्या कुल कितनी है? 5। ये कौन से हैं? बाके बिहारी का मंदिर, गोरेलाल का मंदिर, निधि वन, भट्टी स्थान और श्री रसिक बिहारी जी का मंदिर, राइट। इसके अलावा जो हरिदास जी थे, इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में। कहाँ पे? अलीगढ़ में। ये पूछ सकता है एग्जाम में, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किस एक का 2 बार सिंहासन रोहण हुआ है? यानी निम्नलिखित जो बादशाहों के नाम दिए हैं, उसमें से कौन ऐसा बादशाह है जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ है? ये पूछ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है अकबर, बी है जहांगीर, सी है शाहजहां और डी है औरंगजेब। तो देखिए, अभी तक इतिहास में कुल 3 ऐसे शासक हुए हैं जिनका राज्याभिषेक उनके शासनकाल में 2 बार हुआ था। एक तो इसका आंसर ही हो जाएगा औरंगजेब, इसने 2 बार राज्याभिषेक कराया था। इसके अलावा जो फिरोज शाह तुगलक, कौन? सल्तनत वंश का शासक फिरोज शाह तुगलक। और जो तीसरे हैं वो हैं हमारे शिवाजी महाराज, शिवाजी। तो किसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ है? एक है औरंगजेब, दूसरा है फिरोज शाह तुगलक और तीसरा है महाराज शिवाजी, राइट। ये तीनों का नाम याद रखिएगा, ऑप्शन में आ सकता है कोई भी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? निम्न शासकों में से किस एक के समय उपनिषदों का फारसी में रूपांतरण किया गया था? बताइए, किसके शासनकाल में जो उपनिषद हैं कुल 108, उनका फारसी में रूपांतरण किया गया था और किसने किया था? ऑप्शन है, ऑप्शन ए औरंगजेब के टाइम, ऑप्शन बी शाहजहां के टाइम, ऑप्शन सी जहांगीर के टाइम या फिर अकबर के टाइम पे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां के टाइम पे। जो शाहजहां के 4 पुत्रों में से सबसे बड़ा वाला पुत्र था, नाम था दारा शिको। क्या था? दारा शिको। इसने ही जो उपनिषद हैं उनका फारसी में रूपांतरण किया था, अनुवाद किया था, राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? सूची 1 से सूची 2 को मैच कराना है, सुमेलित करना है। देखिए, असहयोग आंदोलन ये कब हुआ था? 1920 में। कहाँ पे है? ये 4 नंबर पे जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये कब? 1930 का, ये तीसरे नंबर। कांग्रेस मंत्रिमंडलों का गठन ये 37 में, 1937 में। और डी भारत छोड़ो आंदोलन, ये सभी जानते हैं, 1942 में। तो देखिए, इसका करेक्ट ऑप्शन चूज कीजिए। ए का 4 किस में है? ऑप्शन बी इसका हो जाएगा, ए का 4। पहला ही मैच कर दिया, बाकी किसी में ए का 4 नहीं है, इसीलिए आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ऑप्शन बी को हम टिक मार के आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक है? बताइए, जो ऑप्शन दिया है उसमें से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? ऑप्शन ए है अरविंदो घोष, ऑप्शन बी है फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन सी है दादा भाई नौरोजी,
या फिर ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? तो इसका करेक्ट आंसर इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी। इनको भारतीय राजनीति का पितामह भी कहते हैं, भारतीय राजनीति का पितामह। इन्होंने जो दादा भाई नौरोजी थे, इन्होंने 1867 ईस्वी में, कब? 1867 में एक संस्था की स्थापना की थी, नाम था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। क्या नाम था? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी इन्होंने 1867 ईस्वी में। इसके अलावा जो फिरोज शाह मेहता थे, इन्होंने 1913 ईस्वी में एक इंग्लिश न्यूज़पेपर निकाला था, नाम था बॉम्बे क्रॉनिकल। क्या नाम था? बॉम्बे क्रॉनिकल। बाकी सुभाष चंद्र बोस के बारे में आप सभी जानते ही हैं, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? मैच कराइए सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को। सूची फर्स्ट में एक्ट दिया है, अधिनियम, और सूची सेकंड में उस किस पे बेस्ड है। तो ये क्या दिया है? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। ये किस पे बेस्ड था? इसको कहते हैं हम 1909 वाले जो इंडियन काउंसिल एक्ट आया था, उसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं, राइट। तो ए का 4 से मैच हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1919, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935, जो 35 वाला है उसको क्या कहते हैं हम? वो दूसरे नंबर से मैच होगा। साइमन कमीशन रिपोर्ट तथा संयुक्त प्रवर समिति की सिफारिशों पे। और जो लास्ट वाला स्वाधीनता अधिनियम 1947, ये माउंटबेटन प्लान पे है। तो मैच कराइए, पहला का 4 किस में है? बी और डी में। अच्छा, बी और डी, ए और सी एलिमिनेट हो गया, अब इन दोनों में देखना है। और दूसरा क्या है? बी किससे मैच होगा? भारत सरकार अधिनियम 1919, ये होगा तीसरे से, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। बी का 3 मतलब यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किस एक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जो 1929 का अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का लाहौर में, 1929 का, इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इसी अधिवेशन में ये डिसाइड किया गया कि हर साल कब 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, जिसे बाद में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने की परंपरा चल पड़ी, राइट। चल, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? निम्न आंदोलनों में से किस एक के साथ अरोड़ा आशफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में था? ऑप्शन से सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, या फिर स्वदेशी आंदोलन। बताइए, इसमें से किस आंदोलन का संबंध अरोड़ा आशफ अली से है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत छोड़ो आंदोलन। जब भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा हुई, उसके पश्चात जितने भी कांग्रेस के बड़े नेता थे, उनको अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके नज़रबंद कर दिया था। तो इस आंदोलन को अरुणा आसफ अली, राम मनोहर लोहिया जैसे अन्य क्रांतिकारी नेताओं ने भूमिगत रह के जारी रखा था, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इनका संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष से संबंधित नीचे 4 घटनाएं वर्णित हैं। घटनाओं के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए उनके सही कालक्रम का चयन कीजिए। असेंडिंग ऑर्डर में बताना है। देखिए, पहला क्या दिया है? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, भगत सिंह की फांसी और गांधी इरविन समझौता। तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? ये हुआ था 1931, लेकिन 7 सितंबर से 1 दिसंबर के बीच।
और जो नेक्स्ट क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन। कराची अधिवेशन हुआ था 26 से 29 मार्च 1931 में, लेकिन इसके पहले 26 ये मार्च में हुआ था और ये सितंबर में हुआ था। और जो कराची अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता की थी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को। और गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। तो देखिए आपको यहाँ पे तिथि याद रखनी पड़ेगी, तभी इसको आप अच्छे से करेक्ट कर पाओगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4321। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? बताइए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? ऑप्शन सामने है आपके। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने। इन्होंने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था। और जो नेताजी कहते हैं ना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तो ऐसी मान्यता है जो नेताजी की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को हिटलर ने दी थी, एडोल्फ हिटलर, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस एक ने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? इसको लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये 1916 में ये अधिवेशन हुआ था लखनऊ में। इसकी खासियत ये थी कि इसमें जो मॉडरेट थे नरम दल और एक्सट्रीमिस्ट गरम दल, दोनों के मध्य आपस में समझौता हो गया था और दोनों ने एक साथ काम करना स्वीकार कर लिया था। इसके पूर्व कांग्रेस का जो 1907 में अधिवेशन हुआ था, सूरत अधिवेशन, इसमें दोनों नरम दल और गरम दल विभाजित हो गए थे। और जो 1916 में लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, उनका नाम था ऑप्शन नंबर डी, AC मजूमदार। इनका पूरा नाम था अंबिका चरण मजूमदार। क्या? अंबिका चरण मजूमदार, राइट। तो ये था आज का सेशन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद,